नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टीजीटी साइंस की परीक्षा में आने वाला जो सिलेबस है हमारा यानी पाठ्यक्रम और इम्पोर्टेंट बुक्स इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये वो बुक्स हैं जिनके माध्यम से हम पूरे के पूरे सिलेबस को पकड़ सकते हैं और एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ ये जो किताबें रहेंगी साथियों, ये सिर्फ टीजीटी के लिए ही फ्रूटफुल नहीं है या एक तरह से कहा जाए कि कंपलसरी नहीं है। इसके साथ-साथ पीजीटी की भी तैयारी हमारे साथी कर ही रहे हैं, जिनमें वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये किताबें बेहद इम्पोर्टेंट हैं। साथ-साथ आने वाली जीआईसी की परीक्षा भी में ये कामगर रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के थ्रू। जैसा कि साथियों हमारा सिलेबस दिख रहा है कि उसमें सबसे पहले शुरुआत हमारे भौतिकी यानी फिजिक्स से शुरुआत हुई है। ठीक? और फिजिक्स में अगर हम देखें तो जो सिलेबस है वो लगभग 11th एंड 12th का पोर्शन है। कैसे? चलिए इसे देख लेते हैं। विमा एवं मापन से शुरुआत होता है, जिसमें एसआई पद्धति के मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और इकाइयों की एक पद्धति, दूरी पद्धति में परिवर्तन, विमीय विधि से समीकरणों का सत्यापन, अदिश एवं सदिश राशि। साथियों ये जो टॉपिक है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस का जो है, ठीक, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सुपर टेट की हमारी आगामी परीक्षा है उसमें भी इस तरीके के टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में विज्ञान विषय में। तो यहाँ की अगर हम तैयारी करते हैं तो सिर्फ हमारे लिए फिजिक्स के लिए ही तैयारी नहीं होगी, साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी में ये बहुत ही कामगर होंगे। खासकर 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इसके साथ। तो विमा में आपको एसआई पद्धति से लेकर इसके डायमेंशंस को याद रखना रहेगा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में, इसके एग्जांपल्स, ये बेहद ज़रूरी है। साथ-साथ अगर हम देखें गति एवं बल, यानी यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा 11th पोर्शन का अब आपको नज़र आता होगा कि जो कक्षा 11 की पढ़ाई हम लोग जो शुरुआत करते हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस से शुरुआत है। ठीक? सापेक्षिक गति है, न्यूटन का सापेक्षिक गति है, चाल एवं वेग है, रेखीय गति है, कोणीय गति के साथ-साथ अगर आप यहाँ पूरे के पूरे सिलेबस को देखें तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, स्यूडो फोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में, ठीक? तो यानी पूरा-पूरा केपलर्स लॉ, ये सारे के सारे जो हम लोग 11th क्लास में डायनामिक्स पोर्शन को बोलते हैं, जो कि डायनामिक्स पोर्शन है, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक सिलेबस को देखने के साथ-साथ हमारे दिमाग में ये आ ही जाता है कि अगर 11th की किताब यानी हमारे लिए फिजिक्स की किताब बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। चलिए अगर आगे हम लोग 12th के हिसाब से देखना चाहें तो क्या दिखेगा? जस्ट लाइक ऊष्मा, थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन, थर्मोडायनामिक्स के पोर्शन में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर चाहे अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ रहे हो, फिजिक्स से पढ़ रहे हो, आपका लगभग तैयारी बन ही जाता है। ठीक? तो ये रहा प्लस प्रकाश। ठीक है? ये ऑप्टिक्स का आप जानते ही जानते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस है 12th में। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है तो आपके लिए प्रदीप के फंडामेंटल्स फिजिक्स के, चाहे वो गोमबर साहब की 11th और 12th की दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं, आप किसी भी, चाहे आप अगर एबीसी से भी पढ़ना चाहें तो आप एबीसी से भी पढ़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव की भी किताबें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो ये लिख रहा हूँ कि नूतन देन प्रदीप को इस तरह का कोई प्रचार नहीं मुझे करना, बट जो जनरल किताबें, अक्सर आपके आस-पास कोई ना कोई, अगर आपके पास में नहीं किताबें तो कोई ना कोई एक जूनियर ही होगा जो ये किताबों को पढ़ रहा हो। आप कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं उससे। ठीक? तो यहाँ पे आपको ये किताबें बहुत आसानी से मिल जाएँगी, खासकर इस लॉकडाउन में जहाँ किताबों का मिलना बड़ा एक परेशानी हो गया है, वहाँ पे आपको ये किताबें आसानी से मिल जाएँगी। बस शुरुआत क्या करनी है? पढ़ना। बिना पढ़े साथियों सिलेबस बस ऐसे ही मिल जाएगा, आप बहुत से ग्रुप में ढूँढते रहोगे, नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं, परंतु जब तक हम अपने नहीं पढ़ते, अपनी किताबों को नहीं देखते, फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता। बेसिकली मेरा जो 2016 का जो एक पेपर था जिसको मैंने क्रैक किया था विथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को लेके, जबकि मैं ज़्यादातर बायोलॉजी को पसंद करता हूँ, फिर भी मैंने इसे क्रैक किया। ये मेरे लिए यही फ़ायदेमंद रहा क्योंकि मैंने जो 11-12 के पोर्शन को काफ़ी मजबूत कर रखा है, तो उसी वजह से ये चीज़ें निकल गई। वरना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता साइंस से रिलेटिव करके इस पेपर को निकालना। तो यानी कहें हमारे लिए 11th-12th की जो भी किताब है आपके पास, चाहे वो हिंदी में हो साथियों और चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, जिस तरीके से आप प्रेफ़र करें, बस आप पढ़ना शुरू करें। थोड़ी-सी आपको समस्या इंग्लिश भाइयों के लिए हो जाती है, इंग्लिश मीडियम के भाइयों के लिए, कि उन्हें सिलेबस जो है वो इंग्लिश में नहीं मिलता। तो ज़्यादा अच्छा है अगर एलटी ग्रेड का साइंस का अगर आप लोग सिलेबस पा जाएँ, ठीक है? मिल जाएगा आपको, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप पा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्लीज़ ज़रूर जॉइन करिए, बहुत ही अच्छे नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएँगे।
ठीक, तो ये यहाँ से आप उठा के रिलेट कर सकते हैं और आपको बहुत फायदा हो जाएगा इन जो पॉइंट्स को, जो कोई खासकर जो इंग्लिश में नहीं हिंदी में है, उनको इंग्लिश में पकड़ने के लिए। तो चलिए, यानी हमारे लिए इस तरीके की किताबें बेहद ज़रूरी हो गई और आपके पास ये किताबें हैं, ये समझ लीजिए एक तरीके से आपके लिए कांग्रेचुलेशन है, आपकी पढ़ाई शुरुआत हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि हमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है कि कोई एक अच्छा ऑब्जेक्टिव का बुक मिल जाए, जिससे हम प्रॉपर्ली पढ़ सकें, अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो जाए, तो वो आपके लिए जीआरबी की बुक्स अच्छी होती हैं। ये जीआरबी की बुक्स काफ़ी तैयारियों के लिए लोग प्रेफ़र भी करते हैं। लोग अच्छे-अच्छे जो लोग क्रैक किए एग्ज़ाम्स को, वो भी लोग बताते हैं कि जीआरबी की बुक्स बेहतरीन हैं। और यहीं के साथ-साथ आप समझ लीजिए एनवीएस नवोदय विद्यालय और केवी, इन सब की भी तैयारियाँ आप मज़बूत तरीके से कर सकते हैं। ठीक? तो यानी फ़िज़िक्स का ख़ासकर नीट लेवल का लीजिएगा, आईआईटी लेवल की जो ये किताबें अगर मिलती हैं, तो थोड़ी-सी आपके लिए एक तरीके से कहा जाए कि हाई स्टाइल की हो जाती हैं। थोड़ा वो जो स्टाइल होता है क्वेश्चन का, वो थोड़ा अलग हो जाता है एज़ कंपैरिज़न टू नीट। तो ये है, अगर नीट का मिल जाए या पुरानी कोई एआईपीएमटी की जो रहती है किताबें, वो भी मिल जाएँ आपके लिए बहुत ही प्रेफ़र है, आप कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, अब अगर हम लोग रसायन विज्ञान के साथियों देखें सिलेबस को, तो शुरुआत होता है वो मैटर से, यानी द्रव्य से। द्रव्य की प्रकृति और व्यवहार, यानी आपको मैटर के बारे में जानना, मैटर कितने टाइप का होता है, चाहे वो भौतिक तरीके से हो, चाहे वो रासायनिक तरीके से हो, इसके बारे में जानना ज़रूरी रहेगा। एलिमेंट है, चाहे उनका क्लासिफ़िकेशन हो, दैट मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन सब के बारे में जानना होगा। जैसे मिक्सचर की आपको कहा जाए कि मिक्सचर क्या है और यौगिक क्या है, इनमें एग्ज़ाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम्पल्स ठीक तरीके से पढ़ने होते हैं। और जो बेसिक रीज़न है, कहा जाए कि इसकी वजह से, जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैसेज़ में, तो क्यों? ये क्यों वाला जो वर्ड है, ये व्हाई, इस पोर्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें ठोस, द्रव, गैस में जो अंतर है, बेहद कम ही, इन जो अंतरों में व्हाई वाला क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक? इसी तरीके से हमारा रासायनिक संयोग के नियम। सबसे पहले जब हम लोग अब लोग केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, क्लास 11 की, पहले चैप्टर में ही रासायनिक संयोग के सारे नियम आपको मिल जाते हैं। चाहे वो स्थिर हो, अपवर्त्य एवं व्युत्क्रमण अनुपात का नियम हो, गेलु-साइक के नियम हो, गैसीय आयतन संबंधी, या मिश्रलिक का समकृत्व यानी आइसोमॉर्फिज्म का जो लॉ है, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक? तो देखिए, शुरुआत हो गई हमारी 11th की किताब से। पहले चैप्टर से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं और दूसरे-तीसरे चैप्टर पे आके ये हम लोग शुरू कर देते हैं। देन पदार्थ की संरचना। फिर से 11th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है? आपको मिलता है, ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु एवं उनके अभिलक्षण। यानी जो हम लोगों ने मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ी है, उसको अगर पक्के तौर पे पढ़ लिया, तो आप यहाँ से इस चीज़ को नहीं भी अगर यहाँ से उठाते हैं, तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं पदार्थ की संरचना, या कहा जाए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, ठीक है? तो परमाणु संरचना हो चाहे पदार्थ की संरचना, ये सभी के लिए है साथियों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड का अल्फा किरणों का प्रकीर्णन और नाभिक की खोज, ये सभी का सभी मॉडर्न फिज़िक्स में आपको मिल जाता है। आप अच्छे तरीके से वहीं पे तैयारी कर लेते हैं, तो इस वाले टॉपिक को आप अवॉइड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाता है डी ब्रॉगली सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। यानी यहाँ पे अनिश्चितता सिद्धांत पूरी की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। हुंड्स के नियम, पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो यानी हम जो देख रहे हैं, करीबन अभी जो हम लोगों ने देखा 11th का अराउंड 1 to 4 जो चैप्टर है, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहीं से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होनी चाहिए, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पे भी कभी-कभी वो होते हैं जनरल क्वेश्चन, ये सब जनरल क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। देन आ जाती है हमारी रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक? तो खोज, चाहे वो विखंडन हो, ठीक है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता हो, समस्थानिक, समभारिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि आइसोटोपिक है, आइसोबारिक है, कौन से होंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। चलिए आगे देखें। तो रासायनिक आबंधन में, जिसमें संयोजकता का मूल अवधारणा, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल जो है, ठीक है, उसमें अपवाद की ऑक्टेट रूल सभी के लिए क्यों नहीं कंपलसरी हो पाया, ये कहा जाए फॉलो अप कर पाते हैं। वैद्युत संयोजी, ठीक है, यानी आपको सह संयोजी और उप संयोजी, यानी यहाँ पे आपको आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। वैद्युत संयोजी मतलब इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट जिसको कहते हैं।
सहसंयोजी, कोवेलेंट और उपसंयोजी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक, आयनिक सहसंयोजों और उप सहसंयोजी यौगिक के अभिलक्षण, ध्रुवण और फेजांस रूल। फेजांस रूल से आप किस तरीके से आयनिक प्रॉपर्टी देखते हो उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। अक्रिय युग्मक प्रभाव सहसंयोजकता, यानी यहाँ पे आपको कहा जाए कि वेस्पर थ्योरी, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कहा जाए ये पूरा का पूरा जो हमारी वही 1 to 4 चैप्टर का है, वहां से है आपका पूरा का पूरा ये सारा सिलेबस। और स्टेप बाय स्टेप अगर किताबों को लेके पढ़ते हुए चलते हैं तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स आपकी उन्हीं किताबों में मिल जाएंगे जो आपके पास हैं। चलिए अगर रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, यानी प्रतीक, आयन और सूत्र, ये क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है एक तरीके से कहें, अगर तैयारी हम लोग प्रॉपरली इसकी लगे हुए हैं तो। रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण द्वारा प्रस्तुति, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, यानी कहा जाए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। एक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन, योगात्मक, वियोजन, मतलब यहाँ से आपने अगर देखा होगा क्लास 10 से शुरुआत है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से लेकर डबल डिकम्पोजिशन, ये सारे के सारे जो हैं वो सभी, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, ठीक, या उत्प्रेरित मतलब कैटालिटिक रिएक्शन हो, ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। खासकर याद रखना पड़ेगा कि किसमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे आपको प्रेशर का जरूरत पड़ता है, ये सब थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमोनिया के फॉर्मेशन में, बहुत बार पूछा गया है क्या चीज की जरूरत पड़ती है, ये थोड़ा सा आप मतलब एक तरीके से पॉइंट देखे रहिए। वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इसमें वोल्टेइक सेल और इसके कार्य, जो ड्राई सेल है, लेड बैटरी है, ये सब उत्क्रमणीय सेल, इलेक्ट्रोड विभव, नर्स इक्वेशन और उनके प्रयोग। ठीक, नर्स इक्वेशन को प्रॉपर्ली अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आपका एक कहा जाए न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्स इक्वेशन पे, सीधा का सीधा। आपने 12th में भी पाया होगा, 11th में भी क्वेश्चन इस तरीके के आप पाते हैं जो कि देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं जिसे हम लोग रिटर्न लिखते हैं और वही ऑब्जेक्टिव में बन के चले आते हैं। तो ये नर्स इक्वेशन का एक कुछ एग्जाम्पल है डायरेक्ट क्वेश्चन का। चलिए, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण बेहद ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा एरिया बंद खुल के आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, खासकर ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण हो, थोड़ा पीछे के भी आप पुराने जो वर्गीकरण के सिद्धांत थे वो भी आप देख सकते हैं, जैसे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, ठीक, उस तरीके की चीजों को भी आप देख सकते हैं। प्लस गुण एवं दोष कि क्यों वजहों से ये कहा जाए कि पीरियोडिक टेबल में चेंजेस आते रहे वो, ठीक, वो आपको देखना रहेगा। प्लस यहाँ पे जो रखने का, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात की गई है, और इसमें बनाया गया है पीरियड, और जो ये डाउन टू द ग्रुप्स में, ठीक, कितने होते हैं ये बेहद जरूरी है जानना, कितने ग्रुप कितने पीरियड, और जब हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो क्या असर होता है, जैसे कि आयनिक रेडियाई यानी ठीक आयनिक त्रिज्या, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या फर्क पड़ता है अगर हम जाएं जाएं ग्रुप के वाइज डाउन टू द ग्रुप, पीरियड के वाइज अगर हम चलते जाएं तो क्या अंतर आता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक, और प्रथम पंक्ति के संक्रमण तर्ज, यानी कहा जाए डी ब्लॉक के तत्वों का एस एंड पी ब्लॉक, ये बहुत जरूरी है। यानी कहा जाए कि आपका ये जो छोटी बिल्डिंग होती है एस ब्लॉक का फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप, और ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी ग्रुप जहाँ पे आपका शुरुआत होता है बोरोन से, ठीक, ये जो है आपका, ठीक, ये इस तरीके से नियॉन तक, इनके बारे में। और जो संक्रमण तक मतलब कहा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला स्कैंडियम से एसिटाइवी कार्बन फिकोनी कूजन यानी जिंक तक का, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्कैंडियम से जिंक तक के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत पढ़ेगा, यहाँ पे वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ये सब पे, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन, बहुत जबरदस्त इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था, रंग चुंबकीय गुण वही है डी ट्रांजिशन के साथ साथ यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ बताया है कि कौन किस तरीके का मल्टीपल ऑक्सीडेशन दिखाता है कि नहीं, ये सारा। प्लस आ जाता है अब सामान्य कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ शुरू होती है। साथियों, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 11th का जो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट, उसको एनसीईआरटी के बुक्स को प्रॉपरली अगर सही तरीके से बिल्कुल एक तरह से कहें कि एकदम चाट जाए वाला जो सिस्टम है वो अगर कर लेते हैं तो चाहे वो पीरियडिक हो, इलेक्ट्रॉनिक या मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारे के सारे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कोई भी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है ये सारा का सारा पॉइंट, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। ठीक, रेजोनेंस हो, उनके प्रयोग, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है,
मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन, कार्ब कैटायन कार्बन आयन फॉर्मेशन, SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में, ये सभी को सब यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि करीब 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने पक्के हो गए और आप डन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से करीबन 3 से 4 क्वेश्चन इधर से, 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास इधर से, ऑर्गेनिक रिएक्शन से, समझ लीजिए आपका बढ़ावा शुरू हो गया है। सिर्फ के सिर्फ अपनी वही पुरानी सिलेबस को अगर आप पकड़ के चलते हैं जो कि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है, ठीक। समावेता, ठीक है, इसमें चाहे संरचनात्मक हो, स्ट्रक्चरल, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ठीक, आइसोमेरिज्म के बारे में बात हो रहा है, कार्बनिक अभिक्रियाओं, क्रियाविधि, ये सारा का सारा मतलब आपको आइसोमेरिज्म जो पढ़ते हैं वो कंप्लीट आइसोमेरिज्म, यहाँ पे सिस ट्रांस भी आप पढ़ेंगे, साथ साथ EZ के बारे में भी आप जानिएगा, ठीक, स्ट्रक्चरल जानते हैं, ठीक, ज्योमेट्रिकल जो है ये पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिकल जरूर याद रखिएगा, ऑप्टिकल पे भी पूछते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस निम्न कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां एवं गुण, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ये देखिए पूरा एल्किल हैलाइड, कीटोन, एसिड, ये पूरा का पूरा 11th एंड 12th का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो इसके अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। यानी अभी भी हमको BSc की किताबों को पकड़ने की TGT लेवल पे अभी जरूरत नहीं पड़ रही। अगर हम 11th-12th की पकड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए तो आगे देखें। ये रहा इंपॉर्टेंट बुक्स किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे साथियों मैं NCERT को भी प्रिफर किया हूँ। फिजिक्स का NCERT का मैं फिजिक्स में नहीं कहता इस वजह से बिकॉज वेक्टोरियल फॉर्म में है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है और हमको एग्जाम निकालना है, ना कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेना है जिससे हम उस पारंगत हो जाए। यानी यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करने का पूरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ। चाहे वो प्रदीप का न्यू कोर्स केमिस्ट्री हो, प्रदीप के किताबें बढ़िया हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी फिर मैं कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि मेरी इसी बात, आप नूतन के भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, इन सभी के, इवन आप JD ली के भी आप किताबें ले सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत सी किताबें आपको इंटरमीडिएट लेवल पे मिल जाएंगी। ये सिर्फ एक डेमो है, प्लीज इसे ये ना समझिएगा कि पक्के तौर पे यही किताबें लेनी है, ठीक। मेरे पास थी तो मैंने आपको ये बताई, ठीक। मेरे पास JD ली की भी किताबें है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, ABC भी है, एक नूतन की भी बुक्स हैं, प्रदीप की तो है ही। प्रदीप की अच्छी बात है कि BSc लेवल की भी आपको किताब आपको अच्छे से मिल जाएगी, PGT के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और हमारा NCERT जिंदाबाद है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इसकी कोई सानी ही नहीं, ठीक। तो NCERT और हमारा ये, और अगर आपके पास यूपी बोर्ड की बुक है तो फिर कोई बात ही नहीं, वो सब कुछ कंप्लीट कर ले जाता है। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें साथियों, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, 11th-12th हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो प्लीज़ अपनी पुरानी किताबों को जरूर निकालें, के धूल को झाड़ें और पढ़ना शुरू कर दें। किताबें ढूंढने से नहीं होता, किताबों पे शुरुआत कर देने से हो जाती है। अब आता है हमारा कॉम्पिटिटिव बुक्स, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने हमको ये लिखा था कि सर कुछ बताइए इस पे PGT की बुक्स पे। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं बना दे रहा हूँ। याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव बुक्स आपके लिए फायदेमंद तब होती हैं जब आपने अपने कोर्स बुक सही तरीके से पढ़ा है। तो मैं बताऊं, कोई भी, चाहे अरिहंत का मेरे पास बायो की भी किताब है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता क्योंकि बहुत ही हल्के से दिया है। साइंस भी बिल्कुल हल्के हल्के दिया है, ठीक। यानी जब आप कोर्स बुक को पढ़ लेते हैं तो एक तरीके से क्विक रिव्यू जो आपको होता है कि हाँ फटाक से हमने देखा और ये चीज़ हमें समझ में आ गई, वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके से चाहे आप उपकार का आता है सब भर्ती पर स्नातक परीक्षा के लिए, आप विज्ञान को ले सकते हैं। आपके यूथ कंपटीशंस के भी बुक हैं, अरिहंत की भी बुक्स हैं। यहाँ पे मतलब आप किसी का एक उठा लीजिए, चाहे से इंग्लिश और हिंदी के वर्जन में आप उठा लीजिए और आप पढ़िए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस जो देते हैं उनके सॉल्यूशन को बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन अक्सर क्या होते हैं, गलत मिलते हैं आपको। वो चीज़ यानी आंसर को जरूर ठीक तरीके से देखिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो तुरंत ही कंफर्म कर लें कि भैया ये सही है कि नहीं। सिर्फ यही नहीं, आप शिल्पी का भी केमिस्ट्री की ये बहुत हिट है, PGT के लिए भी और TGT के लिए भी बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा PGT केमिस्ट्री और PGT फिजिक्स के लिए। इसी तरीके से TGT की साइंस की भी बुक शिल्पी प्रोवाइड कराती है। आप साथियों टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप पा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं साइंस के। तो साथियों यहाँ पे हमारे लिए बनता है कॉम्पिटिटिव बुक्स और क्लास 11-12 की बुक्स को अगर हम प्रॉपरली पकड़े, मतलब और कुछ भी ना देखें तो भी हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे। और श्योर शॉट अब तो इंटरव्यू इसमें है नहीं,
आप पक्के तौर से अच्छे तरीके से इस पोस्ट को पकड़ सकते हैं और पक्का ही सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए। साथियों, यहाँ पे हमारे लिए कहा जाए कि टीजीटी की चर्चा हमारी खत्म होती है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, शेयर जरूर करिए, बहुत ही साथियों को आपको ज़रूरत पड़ती है। प्लस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।